से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। मेरा देश मेरी शान है और मेरे देश की महिलाएं मेरे देश का मान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यही मेरे देश की पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आसमान और आपके साथ मैं हूँ दीक्षा कोहली। इस खुले आसमान में, इस पेड़ के नीचे, हरियाली के बीचों बीच आज हम आपको अपना आसमान में उनसे मिलवाएंगे जिन्होंने लोकतंत्र को और मजबूत बनाया है, लेकिन उस स्तर पर जिस स्तर पर इसके सशक्त होने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, यानी ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी की आज हम बात करेंगे। जी हम बिल्कुल गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर महिलाएं सशक्त हो रही हैं और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही लोकतंत्र को मजबूत करती उन महिलाओं से जिन्होंने गांव में एक कदम आगे बढ़ाया और गांव के स्तर पर बदलाव ला दिया। आज हम आपको मिलवाएंगे उन सरपंचों से जो गाँव में कमाल का काम कर रही हैं। आइए वक्त ज़ाया नहीं करते और मेरा नाम मेरी पहचान के माध्यम से रूबरू होते हैं हमारी आज की खास मेहमान से। मेरा नाम शीला देवी जी, गांव गामड़ी से सरपंच, हरियाणा से जी। मैं हूं सुचिता सिंह, गाजियाबाद के भोजपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हूं। मैं हूं परमिला कुमारी, सरपंच, गांव कलाना खास, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है जिम्स ग्रेटर नोएडा से आई हुई युवती शक्ति, हरियाणा के अलग अलग गांव से आई हुई महिला शक्ति और साथ में हरियाणा में शिक्षा को 2 कदम आगे बढ़ाती हरियाणा के विश्वविद्यालय से आई हुई महिला रिप्रेजेंटेटिव्स। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की और जानते हैं किस तरीके से गांव के स्तर पर काम हो रहा है, विकास हो रहा है और सबसे बड़ी बात, काम करने वाली वहाँ की महिला प्रतिनिधि है। कैसे होता है गांव का विकास, कैसे ये महिलाएं एक कदम बाहर बढ़ाकर पूरे गांव की देखरेख कर रही हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनके संघर्ष, सफ़र और उस एक कदम की बात जो इन्होंने घर से बाहर रखा और बदल दी गांव की तस्वीर। जी शीला जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। आपका जन्म हरियाणा के गाँव में हुआ। कहते हैं हरियाणा में छोरियाँ ने क्या ज़रूरत है पढ़ने की, घर का चूल्हा चौका ही तो संभालना है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं जी। क्या घर से वो सपोर्ट मिला और किस तरीके से आपका जीवन बदला? क्योंकि आप पढ़ना चाहती थी, बहुत छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई, आप घर से दूसरे घर गई, वहाँ पढ़ाई शुरू हुई लेकिन फिर रुक गई और फिर एक लंबा सफ़र और आज आप सरपंच हैं। वो सोच कैसे बदली, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? जी मैं गांव चिडाना की लड़की हूँ जी। वहाँ मैंने 10th की जी। 10th करने के बाद जी मेरी शादी हो गई। 15 साल की थी जब मेरी शादी हो गई जी। शादी के बाद जी मैंने महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जी एडमिशन लिया जी 11th में जी। फिर वहाँ भी मेरी पढ़ाई रुक गई जी। पढ़ाई रुकने के बाद जी फिर जैसे मैंने अपनी घर गृहस्थी संभाली जी। फिर घर गृहस्थी संभालने के बाद जी ऐसे ही समय बदलता रहा, चलता रहा समय। फिर मेरे परिवार वाले और मेरे में ये हौसला हुआ कि जब हम हर साल दूसरों को सपोर्ट करते हैं, इलेक्शन में सरपंच पद पे हम दूसरों का सपोर्ट करते हैं, तो अब हम अपने ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सपोर्ट करता है। उसके बाद जी मेरे दिमाग में भी जी ये विचार आया कि क्यों ना ये सरपंच पद जी मैं भी लड़के देखूं जी इसको। तो आपके घर वालों ने आपको शादी के बाद पढ़ने तो दिया नहीं, परमिशन दे के मना कर दिया, तो फिर सरपंच के लिए चुनाव लड़ने के लिए हाँ कैसे कर दी? ये जी बच्चों का सुझाव था जी। बच्चों ने आवाज़ उठाई जी और मेरी लड़की ने आवाज़ उठाई जी। मेरी लड़की यूनिवर्सिटी से जी एमए में अभी एमए कर रही है जी। उन्होंने आवाज़ उठाई जी।
मतलब कहीं ना कहीं जो सपना आप पूरा करना चाहती थी पढ़ने का, वो आप अपनी बेटी के माध्यम से पूरा कर रही हैं। हाँ और जी। आपकी बेटी ने फिर अपनी माँ के लिए आवाज़ उठाई कि मेरी माँ चुनाव लड़ेगी। हाँ जी। आप एक महिला सरपंच हैं। हाँ जी। तो आपके गांव में जैसे आपको पढ़ने नहीं दिया गया, हाँ जी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी हाँ जी। जो वो उस पल को दोबारा जी रही होंगी जो आप पल जी चुकी हैं अपनी ज़िंदगी में। हाँ जी। तो क्या ऐसी महिलाएं आपके पास आती हैं? अगर आती हैं तो आप उनकी मदद कैसे करती हैं? जी, जो महिला मेरे पास आती है मैं उनको कहती हूँ अपने बच्चों की ज़िंदगी ऐसी नहीं बर्बाद होने देंगे, हम अपने बच्चों को ऊंचाई के मकाम पर पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया। आप इसी तरह निरंतर प्रगति करते रहे गांव में और महिलाओं को आगे बढ़ाते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सुचिता जी, आपके पास आऊँगी। जी। आप एक ब्लॉक प्रमुख हैं। आपके खुद के जीवन का संघर्ष और बहुत सी ब्लॉक में महिलाओं के जीवन का संघर्ष, वो एक साथ मिल जाता है और आपको सबको टैकल करना है। लेकिन ज़िंदगी हमारी कई मोड़ भी लेती है। कहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ होता है और आज कहीं पहुंचा है। आपकी ज़िंदगी की कहानी क्या है? क्या वो संघर्ष है? और आज आप किस तरीके से बदलाव ला रही हैं एक ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद? देखिए, मेरा जन्म बुलंदशहर के पास एक छोटा सा शहर है खुर्जा, वहाँ हुआ था। और मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने कभी पढ़ने को लेके मुझे पीछे नहीं किया और मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। एक बार तो ऐसा तक हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में बेटी होने की वजह से पढ़ने से पीछे हटाया जाता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तुम आर्ट साइड से पढ़ाई कर लो। मेरा मन बिल्कुल भी आर्ट साइड से पढ़ने का नहीं था, तो मैंने उनसे उस खाली पेज पे साइन करा के ये कहा कि मम्मी मैं इसे बाद में आर्ट साइड से फिल कर दूँगी, आप बस साइन कर दो। और मैंने वो फिर साइंस साइड के सब्जेक्ट फिल किए और वो मैंने सबमिट कर दिया। बुक्स वगैरह के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय थी वो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तो टाइम नहीं दे पाती थी। बुक्स के उन्होंने पैसे दिए और मैंने जाके बुक्स परचेज़ कर ली। उन्हें पहली साल की स्टार्टिंग के 6 महीने तो यही पता नहीं रहा कि मैं साइंस साइड की पढ़ाई कर रही हूँ। एक दिन जब उन्होंने मुझे पढ़ते हुए देखा तो बोली या तो साइंस साइड की किताबें हैं। मैं कहा हाँ, कि साइंस साइड क्यों ली तुमने? मैं कहा मम्मी मैं अच्छी हूँ पढ़ने में, तो मुझे फील हुआ कि मैं साइंस से पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैंने साइंस साइड लिया। तो मम्मी पापा ने आपस में बात की। उन्होंने फिर ये सोचा कि जब ये बिना ट्यूशन के, किसी सपोर्ट के फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे मार्क्स ला चुकी है तो ये आगे भी अच्छा पढ़ सकती है, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैंने फिर उसके बाद साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया। हम 2 बहनें, एक भाई था। मेरा भाई एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, तो शादी थोड़ा जल्दी हुई मेरी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे शादी के बाद बीएड कराया एंड देन एमएड कराया और मैं पढ़ती भी थी और साथ में मैं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग ली हुई थी जो कोचिंग करते हैं, मुझे आपका बेसिक हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ऑल ओवर सब चीज़ें आती थी, तो मैं वो एज ए ट्यूटर गांव की कुछ बेटियों को और बच्चों को सिखाती भी थी। तो गांव से अटैचमेंट बढ़ता चला गया। गांव के मतलब लोग ये मानने लगे कि भाई आशीष और उसकी वाइफ बहुत अच्छा काम गांव के बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्री भी कर देते थे जिन बच्चों के पास देने के लिए पैसे नहीं होते थे या नहीं दे पाते थे, तो ठीक है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब भी हो उनके पेरेंट्स के पास वो दे देंगे। तो वो अटैचमेंट गांव में ऐसा बना कि जब इलेक्शन के टाइम रिजर्वेशन आया तो उन्होंने सीधे सीधे एक पंचायत जोड़ी गांव के बड़े बुजुर्गों ने, और उन्होंने कहा हमें तो आशीष की वाइफ को बनाना है प्रधान, कि हम चाहते हैं हमारे गांव की बेटियां उससे मोटिवेट हों कि वो इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ रही है तो वो भी बढ़ सकती है। और उस टाइम हमारे गांव का जो सेक्स रेशो था वो भी बहुत कम था। और हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने जस्ट मुझसे पूछा कि तुम्हारे नाम पे हम प्रधान का फार्म भर दें, तो मुझे यार मेरा सब ठीक है, मैं घर संभाल रही हूँ, अपनी बेटी को रख पा रही हूँ और उसके साथ फिर मैं बच्चों को कोचिंग भी करा पा रही हूँ कंप्यूटर की, तो ठीक है क्यों प्रधानी में जाना। और मैं तो कभी क्लास की मॉनिटर बनना पसंद नहीं करती थी, तुम मुझे गांव का प्रधान बना दोगे? अरे नहीं नहीं, तुम बस फार्म भर दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। उनका वो बोला हुआ झूठ था, जो मैं आज प्रधान भी बनी और उसके बाद प्रमुख हूँ। वो जस्ट मुझे मोटिवेट करते थे कि देखो फार्म भर दिया, फार्म भरने तुम्हें ही जाना है। मैं चली गई। उसके बाद बोलते हैं फार्म भर दिया यार, 2-4 घरों में जब तक वोट नहीं मांगोगी तो मुझसे कहेंगे जो लड़ रही है वो तो वोट मांगने आती नहीं। तो मैं वोट मांगने भी चली गई। लकीली हम बहुत अच्छे वोटों से जीते, तो बोलते हैं देखो सर्टिफिकेट भी तुम्हें ही मिलेगा, तो मैं सर्टिफिकेट लेने भी चली गई। फिर बोलते हैं कि भाई देखो स्टार्टिंग की मीटिंग्स तुम्हें ही करनी पड़ेंगी, चाहे वो मीटिंग है चाहे वो ट्रेनिंग पे जाना है, क्योंकि तुम्हारे नाम पे है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कहीं से लेडी तो लगता नहीं।
ठीक है करते करते एक टाइम ऐसा आया कि मैं जैसे ही मुझे बस ये बोलते थे वहाँ ट्रेनिंग है, हाँ मुझे पता है मुझे जाना है, और मैं वहाँ चली जाती थी। तो जब मैं प्रधान बनी तो मैंने चेंजेस अपने आप में तो देखे ही, लेकिन मैंने वहाँ की महिलाओं में देखे। एक दिन मेरे पास एक महिला अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए लिखवाने आती है और वो बहुत खुश होकर बोलती है कि भाभी आप प्रधान बनी हो ना, तो हमें खुशी इसलिए है कि हमें पति के पीछे नहीं पड़ना पड़ता कि जाओ जी ये कागज़ बनवा लो, ये दिक्कत है। हम बेझक आपके घर आ जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप हमारी सुनोगी, हमें आपके पति से नहीं मिलना पड़ेगा। और वो मोटिवेट करते करते एक टाइम ऐसा आया कि जब प्रधानी का इलेक्शन मतलब आपका 5 साल का होता है और वो हमारा कार्यभार भी समाप्त होने वाला था, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा एक बात बताओ आगे जाना है पॉलिटिक्स में? मैं कहा हाँ, और महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है, प्रधान तो बनना नहीं, मुझे प्रधानों का सरताज बनना है। और वो जो प्रधानों के ऊपर आते हैं, तो फिर जस्ट प्रमुख का चुनाव हमने लड़ा और आज मैं प्रमुख हूँ। और मेरे क्षेत्र की सभी महिलाएं, मैं सबको नहीं पहचानती, लेकिन वो मुझे जहाँ भी मिलती हैं बस वो हमेशा यही बोलती हैं कि मैडम आपको देख के ना हमारा मन करता है हम किसी पार्टी से जुड़ जाएं, हम भी कोई सोशल वर्क करें। और आज हमारे भोजपुर ब्लॉक में जो गाजियाबाद का एक बड़ा ब्लॉक है सबसे, उसमें 900 से ऊपर स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और वो खुद मैंने ही टैकल करे हुए हैं। मतलब मैं हर गांव में जाती हूँ, एक पूरा संगठन होता है ग्राम का जिसके अंडर काफ़ी सारे स्वयं सहायता समूह आते हैं, उनके साथ बैठ के वहाँ पंचायत करती हूँ, उनके सुझाव लेती हूँ, उन्हें भी मोटिवेट करती हूँ कि जो गवर्नमेंट ने स्वयं सहायता समूह बना के आपको फंड प्रोवाइड करा रही है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, चाहे आप सिलाई में जाएँ, चाहे आप कढ़ाई में जाएँ। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब मैं प्रधान थी तो क्योंकि मैंने आपको बताया सेक्स रेशो कम था, तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया कि मैं जिस भी घर में बेटी होती थी, मैं हमारे स्कूल्स की प्रधानाध्यापक और आंगनबाड़ी आशाओं को लेके उनके घर ढोल नगाड़े लेके और मिठाई लेके पहुंच जाती थी। तो भाई वो मुझे कोसने लगे, तुझे प्रधान यूँ तो ना बनाया था कि हमारे घर में लड़की हो और तू ढोल नगाड़े लेके आ जाए। तो मैंने कहा ये तो आपके लिए खुशी लेके आई है, जैसे मैं प्रधान हूँ ना, ये भी प्रधान बन जाएगी किसी दिन, यहाँ की ना बनेगी तो जहाँ शादी होके जाएगी वहाँ बन जाएगी। तो उनमें बदलाव आया इतना कि लोग मुझे खुद फ़ोन करते थे, अरे बहू तू आ नहीं रही, मेरे यहाँ बेटी हुई है, मेरे यहाँ पोती हुई है, इस तरह से वो मुझे खुद बुलाते थे। हमने यहाँ तक किया कि जो जैसे कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि आप वृक्षारोपण कीजिए, तो हमने उसमें भी वो मुहिम बेटियों से जोड़ दी। जो बेटी पैदा होती थी उसी के परिवार वालों से प्लांटेशन कराने लगे और हमारे गांव में जितने भी घरों के आगे हमने प्लांटेशन करवाया, उस घर की सबसे छोटी बेटी का नाम उसके पिताजी के साथ नाम के साथ उसके ट्री गार्ड पर लिखवा दिया। हमारा एक खर्चा बस उसको लगाने का आया, बाकी इमोशनली अटैचमेंट उस परिवार का उससे हो गया और उसके मेंटेनेंस में हमें थोड़ा सा भी खर्चा नहीं करना पड़ा। तो आज ये चीज़ है कि मेरी हमारे यहाँ की जो विधायक हैं वो भी एक महिला हैं, तो वो भी मुझे यही बोलती हैं कि भाई जैसे और प्रधान वगैरह बैठे होते हैं मीटिंग में कि भाई देखो अगर मेहनत करोगे तो आज तुम प्रधान और प्रमुख बन जाओगे इसकी तरह। एक ज़माना था आपको लोग आशीष की पत्नी के नाम से जानते हाँ। थे, आज आपको लोग प्रधान सुचिता के नाम से जानते हैं। ये जो बदलाव है, ये कितना बड़ा बदलाव है आपकी ज़िंदगी में? देखिए बदलाव ये है कि एक बार मैं बीमार थी तो एक फंक्शन में मेरे हस्बैंड चले गए, तो वहाँ और भी महिलाएं बैठी हुई थी, तो किसी ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये वहाँ के प्रमुख हैं। तो महिला उससे आके कहती है यो तो प्रमुख ना है, प्रमुख तो वो है महिला, हमने देखी है। भैया तू कौन है, झूठ बोल रहा है कि नहीं इनके पति हैं? अच्छा फिर तो ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे आके बताई कि भाई एक टाइम था कि मुझे भी लगता था कि मेरे नाम से तुम जानी जाती हो, लेकिन आज मैं कहीं जाता हूँ और जब तारीफ़ होती है कि भाई अगर तुम उसे साथ भी नहीं चलोगे ना तो भी वो मैनेज कर लेगी, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि आज मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ। बहुत बड़ा सफ़र है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आपके पास आऊँगी मैम। एक लंबा सफ़र आपका भी रहा और उसके बाद सरपंच तक जो एक संघर्ष है आपने भी देखा, लेकिन आपने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। हमने ये तो सुना है कि आपने एक आवाज़ बुलंद की कि पर्दा नहीं करेगी कोई भी महिला। महिलाएं पर्दे में क्यों रहे? हाँ जी। आपने बहुत विरोध भी सहा। हाँ जी। क्या है ये आपके पूरे सफ़र की कहानी? पहले सफ़र बहुत अच्छा था मैडम, हम तो अच्छे माता पिता मिले, अच्छी 12वीं तक पढ़ाई करवाई, उसके बाद शादी कर दी। ससुर सास भी चाहते थे कि आगे पढ़े, लेकिन जो मेरा ससुराल है अप्रोच रोड पे है। मैंने जी ड्राइवरी नहीं आती थी,
और गांव का रास्ता भी कच्चा था यूनिवर्सिटी तक का, इसलिए मैं खुद ही नहीं पढ़ी, क्यों आने जाने की दिक्कत थी, कोई वो नहीं था सफ़र। मैं JBT करके एक टीचर बनना चाहती थी, लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहती थी। इसके बाद मैं सरपंच बन गई, वही मेरा वो एम्बिशन था मैडम। मैंने भी फिर बच्चों के जाकर गुरुकुल में बस लगवा दी। मेरे ससुराल में 5वीं प्राइमरी तक का स्कूल है। उसके बाद बेटियां को वही प्रॉब्लम थी आने जाने की, यूनिवर्सिटी वाले ने भी मैडम साथ दिया। ये बूढ़े बस लगवा रखे, 20-25 लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं गांव की, और हर एक लड़की पढ़ रही है जी, कोई भी लड़की अनपढ़ नहीं है। क्या बात। पढ़ाई के लिए तो आपने कदम उठाए, हाँ जी। लेकिन एक आपने बड़ा कदम ये भी उठाया कि आपने ये बोल दिया कि मेरे गांव की कोई भी जो महिला है वो पर्दे में नहीं रहेगी। हाँ जी। उसके लिए गांव वालों ने आपको बड़ी खड़ी खोटी सुनाई थी, वो क्या किस्सा है वो बताइए हमें। कुछ नहीं जी, जैसे खरी खोटी गांव वालों ने औरतों ने सुनाई थी जी। वह नहीं बोल रही थी जिसने 30-30 40-40 साल हो गए घूंघट करती न, एकदम तय भाई हम कैसे भी पर्दा हटा देंगे और कैसे हम जाएंगे। झिझक तो जी हर एक को होती है जो नया काम करते हैं उसमें। फिर जो नई हैं, नई बच्चियां हैं, वह बोली जी हम आगे जाकर घूंघट नहीं करना चाहते जी, हमारी हम अपनी बेटियों को पायलट बनाना चाहते हैं, किसी को कमांडो की बनाना चाहते हैं, वह क्या इतना लंबा घूंघट करके ये काम कर सकती हैं। इसलिए जैसे आगे जो हमारी बेटियां बहू बन के जाएंगी, जो हमारी नई पीढ़ी वाली बहू आ रही हैं, वह पूरा सपोर्ट करती है, उनके हमारे लड़के भी जी पूरा सपोर्ट करते हैं, और 30% मतलब सक्सेस मिल चुकी है इस काम। तो देखा आपने, अगर एक महिला चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, बस एक जज्बा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए बदलाव लाने का, आप परिवर्तन कहीं भी ला सकते हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे बीच युवती शक्ति मौजूद है, आइए सीधे उनके बीच चलते हैं और लेते हैं उनके सवाल। मैं लवन्या जिम्स ग्रेटर नोएडा की मीडिया स्टूडेंट हूँ और मेरा सवाल परमिला जी आपसे है। नमस्ते। मैं ये पूछना चाहती थी कि काफ़ी बार सुना जाता है कि महिला सरपंच अपने पतियों की राय ज़्यादा लेती हैं, यानी कि उनकी ज़्यादा सुनती हैं। क्या ये ऐसा सही में होता है? बिल्कुल भी नहीं जी, मैं तो ग्राम सभा खुद रखती हूँ और महिलाओं को खुद बुलाती हूँ। मेरे पति तो मेरे बाद में सलाह लेते हैं, क्या प्रोग्राम होया, क्या बात हुई, बाद में पूछते हैं। वैसे प्रमिला जी, पति सरपंच का रिवाज तो शुरू से चला आ रहा है। हाँ क्या आपके घर में ऐसा होता है कि सरपंच आप है लेकिन काम धरातल पर पति कर रहे हैं? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो साथ में, मैं आगे जाती हूँ, वो तो साथ में भी पीछे और काम में लगे रहते हैं। वो तो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं जी। अगर हम दोनों काम सरपंच कर लग जाएंगे तो हमारी तो खेती बाड़ी रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और मैं जेम्स ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरा प्रश्न सुचेता जी आपसे है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि वुमेन एक सही तरीके से एम्पावर हो रही हैं? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि वुमेन खुद समझे कि वो अपने आप में कितनी शक्तिशाली है। ये सच्चाई है कि हर महिला को एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो सहारा उसे दिया जा रहा है या उसका फ़ायदा लिया जा रहा है। जैसे कि महिला प्रधान बनी, और होता ये है कई जगहों पर सुना है मैंने, क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ, कि हस्बैंड जा रहे हैं हर जगह। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है इस टाइम पे, कि वो ट्रेनिंग्स में स्पेशली, मतलब जैसे मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मुझे साफ एक आदेश है कि जब भी आपकी क्षेत्र पंचायत की बैठक होगी तो जेन्युइन ही क्षेत्र पंचायत सदस्य वहाँ बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि महिला क्षेत्र पंचायत है और उसके हस्बैंड बैठ गए या उसका बेटा आके बैठ गया, तो ये कौन देखेगा? ये मैं देखूंगी क्योंकि मीटिंग मैंने बुलाई हुई है, और वो महिला देखेगी क्योंकि उसने वो पद लिया है। मैं जब भी किसी महिला से मिलती हूँ जो पद पर है, उसको मैं हमेशा यही कह के मोटिवेट करती हूँ कि आपको आगे बढ़ने का एक चांस मिला है, आपके नाम पे मिला है, किसी और के नाम पे नहीं। अगर आपके प्रधान को, आपके पति को आगे बढ़ना था तो प्रधान वो होते, क्षेत्र पंचायत वो होते, ब्लॉक प्रमुख वो होते, और देन वो आगे बढ़ते। वो आपका नाम लेके क्यों आगे बढ़ रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपका चांस आपको मिला है, वो चांस आप लें। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमेशा से महिलाएं पर्दे में रहीं, घर पे रही हैं। मेरे साथ भी हुआ, जब फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने एक शो था, टीवी शो, और मैं सभी मर्दों के साथ आके बैठ गई वहाँ पर, तो कुछ महिलाओं ने मुझे बाद में आके ऐसे खींचा और कहा, तुझे शर्म ना आई, तू महिलाओं के आदमियों के बीच में बैठ गई। तो मुझे थोड़ा सा झेप लगा क्योंकि मेरे लिए वो नया काम था।
अगर मेरा मनोबल उसी टाइम डाउन कर दिया जाता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी रात ये समझाया, आप महिला प्रधान हैं, आप जिम्मेदार हैं अपने पद के लिए। कल को अगर आपके नाम से कोई भी करप्शन होता है तो आप जवाब दे देंगी, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ये आपका काम है, आप संभालिए और जैसे आपका मन करे वैसे संभालिए। आपका मन नहीं है किसी का काम करने का, बिल्कुल मना कर दीजिए अगर आपको लगता है वो सही नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन महसूस करें कि हमें भी शक्तिशाली होना है। नमस्कार सुचेता जी, मैं कशिश मिश्रा जेम्स ग्रेटर नोएडा से एक स्टूडेंट हूँ और मेरा आपसे सवाल ये है कि सैनिटेशन, एजुकेशन और सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो हम अपनाएं जिनसे हमारी जो लड़कियां हैं, जो युवा पीढ़ी या फिर किसी भी एज की जो लड़कियां हैं वो सशक्त हो पाएं। अगर एक प्रधान सोच ले कि मुझे स्कूल में टीचर्स को समझा के चलना है कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत है कि जो बच्चे हमारे कल के भाई नेता भी हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं, कहीं के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, तो ज़रूरी है कि हमें स्कूल पर फोकस करें। और जिन बेटियों ने हमारे गांव में छोड़ दिया था पढ़ना, उम्र होने की वजह से वो थोड़ा सा शर्माती थी कि मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं करूँगी। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने उनको क्लासेस ज्वाइन कराई, लेकिन मैंने उनको अपने पैरों पे खड़ा करवाया। किसी को बुटीक का, किसी को सिलाई का, किसी को कंप्यूटर की नॉलेज दिलवाई, जितना जैसे जिसकी एजुकेशन थी, कि कम से कम वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, कल को वो कोई ना कोई एक रोज़गार लेके अपना जीवन चला सके। तो इसके लिए ना हमें भी आगे आना पड़ेगा और लोगों को भी आगे अपने से जोड़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, मेरा मानना ये है कि जब आप आगे जाओगे ना तो आपको देख के आपको सपोर्ट करने के लिए और लोग भी आपके साथ आएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम होती है लेकिन सपोर्ट मिलता है सबको। मेरा नाम आनंदी है। मेरा सवाल शीला जी से यह है कि जो लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती है, आप उनके लिए क्या करते हैं? मेरा ये विचार है कि जैसे ये मेरे साथ हुआ है, मैं आगे और लड़कियों के साथ ना होने दूं। एक दो बार जो लड़कियां मेरे पास आई हैं, मैंने उनको पैसे भी दिए हैं, वर्दी भी दिलाई हैं जी, और उनके माता पिता को भी ये समझा है कि जब तुम अपनी लड़कियों को ना पढ़ाओगे और तुम ये चाहते हो कि हमारे लड़कों को जो हम अपनी बहू लाएंगे वो पढ़ी लिखी लाएँ या नौकरी लगी उड़ लाए, जब अपनी अब लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो तुम बहू कैसे लाओगे पढ़ी लिखी? मेरा सवाल आपसे ये कि जो प्रशिक्षण की जो हम बात करते हैं, ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली है? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस बताता है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर में है, हमने 2 दिन का ट्रेनिंग कराया था, जो हमारी गोहाना और गन्नौर ब्लॉक की हैं। वहाँ पे हमने देखा ट्रेनिंग कराने के बाद महिलाओं में बहुत ज़्यादा परसेप्शन में चेंज आया है, उनके बिलीफ सिस्टम में चेंज आया है, उनके स्किल्स में चेंज आया है, उनके एटीट्यूड में चेंज आया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग का आपके जीवन में क्या योगदान है? मेरा सवाल के ऊपर एक सवाल है आपसे कि जब हम अपनी बेटियों को कुछ सिखाते हैं तो, और बच्चों मतलब बेटा है चाहे बेटियां सिखा रहे हैं हम उन्हें, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके बेटा बेटी हैं या 2 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं, सेम उनकी सीखने की क्षमता भी डिफरेंट होती है। एक बच्चा आपकी एक बात को सिखाए हुए दिमाग में रख लेगा और सेकंड वन ना रखे, तो सेम ही ऐसा महिलाओं के साथ होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, आप उन्हें कितना ही समझाइएगा वो नहीं समझेंगी, और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आप एक बार अच्छे से समझा देंगे तो वो उसको माइंड में भी रखेंगी और उसको आगे भी बढ़ाएंगी। तो मैं वही सेम बताऊंगी, मेरी ट्रेनिंग हुई जब हमारी गवर्नमेंट बदली 2016 के बाद, और उस टाइम पे खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आपको अभी भी पता होगा कि हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम लागू करने के लिए स्टार्टिंग की है और बहुत अच्छा विचार उन्होंने मतलब आगे बढ़ाया है वो, और बढ़ाया नहीं है। जब से मैं तो ये मानती हूँ कि बीजेपी सत्ता में आई, उन्होंने मोटिवेट ही महिलाओं को किया, योजनाएं महिलाओं को ही सोच के बनाई। नहीं तो आप बताइए शौचालय किसने बनाए या शौचालयों के लिए किसने सोचा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी शौचालय की महिलाओं को ही होती है। गैस कनेक्शन की महिलाओं को होती है। राशन कार्ड पे महिलाओं को प्रमुख बनाया गया क्योंकि बहुत महिलाओं को राशन मिल ही नहीं पाता था। उनके हस्बैंड गए, लिया, और शायद मैं ये नहीं कह रही सभी हस्बैंड करते हैं, उसे सेल किया और उन्होंने अपनी बोतल ली और उनकी वाइफ वेट कर रही है कि राशन आएगा। तो उन्होंने महिलाओं को रखकर आगे ये चीज़ें बढ़ाई। तो उन्होंने ट्रेनिंग भी महिलाओं की इस तरह से कराई। मैं कई बार अलग अलग जगहों पर गई हूँ, लेकिन बस फ़र्क इतना होता था, ट्रेनिंग उनको दी जाती थी जो सीखना चाहती हैं, क्योंकि पहले ही ट्रेनिंग में पता चल जाता है, ब्लॉक से नाम जाते हैं, जैसे प्रधान है, सभी ब्लॉक होते हैं ना प्रधान जी,
तो ब्लॉक में पता चल जाता है कि आपकी 10 प्रधान हैं महिलाएं, उनमें से 7 हैं ऐसी जो आगे काम हमें करके दिखा रही हैं, तो उन 7 को ही आगे बढ़ाया जाता है। तो ट्रेनिंग उन्हीं की आती थी, उन्हीं को जाना होता था। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विशेषकर जब गवर्नमेंट चेंज हुई, बीजेपी आई, तो उन्होंने मेन फोकस किया कि महिला ही आए ट्रेनिंग में। ऐसा ना हो कि पुरुष पति या पुरुष बेटा पहुंच जाए और कहे जी हम लेंगे उनकी जगह, वो नहीं आ सकती, वो बीमार है, वो शादी में है, नहीं है तो नहीं है, वो रिक्त है, लेकिन जाएंगी वही। तो वो ट्रेनिंग वहाँ से मुझे मिली। बाकी देखो, मैं आपको मेन पॉइंट यही समझाना चाहती थी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप देखकर भी सीख सकते हैं, समझकर भी सीख सकते हैं, पढ़कर भी सीख सकते हैं। और इस वक्त हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, हमारे पीछे ये जो प्रतिमा है ये अहिल्याबाई होलकर जी की है। और अगर आप सब जानते होंगे, आपने कहा है कि शिक्षा का बहुत महत्व है। इनका जीवन भी कुछ ऐसा ही था। उनके पिता ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें, और आगे जाकर इन्होंने वो कर दिया जो हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। और ये एक महिला ही कर सकती है। और ऐसी हमारे देश की कई महिलाएं हैं जिन्हें हम नमन करते हैं। और आज जिस तरीके से गांव के स्तर पर आप ये बदलाव ला रही हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो हम कहते हैं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बनाने वाली दरअसल महिला ही होती है। और जाने से पहले हमारा एक दस्तूर है कि हम एक छोटा सा प्यारा सा संदेश इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपसे लेते हैं। तो आपसे शुरू करूँगी मैं मैम, एक खूबसूरत सा संदेश आपका। नारी एक जननी है, नारी ही एक शक्ति है, और नारी ही एक दुर्गा है। जैसे नारी एक कौशल्या थी, जैसे नारी एक झांसी की रानी थी, जैसे नारी एक मीराबाई थी। और आपकी बात से हम ये ज़रूर समझ पाए कि अगर आप नारी हैं तो आपके अंदर दुनिया सारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही आप नारी शक्ति को आगे बढ़ाते रहिए और अपने गांव में विकास लाते रहिए। जी मैम। सुचेता जी। देखिए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको चांस मिलता है, खासकर महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का, तो वो आगे बढ़ें और अपने जैसी जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही उनको भी आगे लाने का प्रयास करें। क्योंकि अभी जैसा कि आपने भी कहा और अभी हमारी सरपंच भी यही बोल रही थी, जब हम नारी को पूछते हैं, जब हम नारी को चाहते हैं, मतलब हम अपने बेटे के लिए चाहते हैं इतनी अच्छी वो आए, पत्नी आए, या हम ये चाहते हैं कि हमारा घर का नाम रोशन हो, तो क्यों ना हम अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को या अपनी माँओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपकी माँ को पढ़ना नहीं आता तो 10 मिनट आप उन्हें दीजिए, वो सीख जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर लगन है, महिलाओं के अंदर लगन होती है। एक छोटा सी बेटी बेटे से पहले सीख जाती है कि ये गंदे बर्तन हो गए हैं और मुझे ये सिंक में रखने हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें रोपें, उन्हें सींचें, क्योंकि एक दिन वो विशाल पेड़ बनकर आप ही के ऊपर, आप ही को छाया देंगी और आप ही को फल देंगी। क्या बात। थैंक यू जी शीला जी। अगर नारी चाहे तो जी कुछ भी कर सकती है। जैसे दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था जी, और अगर नारी चाहे तो जी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीछे अपने बांध कर जी और अब युद्ध लड़ा था जी। अगर नारी चाहे तो जी आसमान से तारे तोड़कर भी ला सकती है, और नारी पूजने के योग्य है। अगर नारी को हम, जैसे नारी को दुदकारेंगे तो हम जीवन में कामयाबी कहीं नहीं हासिल हो सकती जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत खूब कहा है किसी ने। नारी तू ही है क्षमा, नारी तू है वरदायिनी, नारी तू दुर्गा काली, नारी तू ही नारायणी। इस बदलाव लाने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और जाने से पहले यही कहना चाहूँगी, मत रोकिए किसी नारी को, क्योंकि नारी ने ही ये संसार जना है। उसका हौसला है, उसका जज्बा है, उसका है ये आसमान, उड़ना नहीं मना है। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। हर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से